पहला जो हम देखते हैं वो हम ये सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। प्रेम, कैन यू प्लीज कंफर्म कि स्क्रीन शेयर हो पा रही है और विजिबल है? या मैम, यस मैम, यस मैम। राइट। सो अगर आप सामने देखते हैं ये जो सेक्शन 124A of the IPC है, I'll just read it out for you. It says, whoever by words, either spoken or written, sign or by visible representation, or otherwise bring or attempts to bring into hatred, contempt, or excite or attempt to excite disaffection towards the government. So कोई भी इंसान अपनी बात से, जो चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो वर्बल हो, किसी साइन से या किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है जिसमें वो गवर्नमेंट की तरफ एक हेट्रेड या एक कंटेम्प्ट या एक डिसअफेक्शन को एक्साइट कर सकता है, तो वो सेडिशन के अंदर आता है। इस सेडिशन के सेक्शन में 3 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्रेशन जो है डिसअफेक्शन, उसको बताते हुए बोलती है कि अगर कोई डिसलॉयल्टी है या एक फीलिंग ऑफ एनमिटी जिसे कहते हैं, वो भी एक्सप्रेशन ऑफ डिसअफेक्शन में आती है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है और जो तीसरा एक्सप्लेनेशन है, इसका जो मतलब है मोरलेस ये है कि आपकी कोई भी कमेंट जो है जिससे आप अपनी एक डिससेटिस्फेक्शन या डिसअप्रोबेशन को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मेजर्स की तरफ या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की तरफ, तो वो सेडिशन के अंडर नहीं आता है। अगर हम ये सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी देखें तो आप देखिए ये 1860 में आया था आईपीसी। दैट मीन्स ये ब्रिटिश राज के टाइम पे आया था। और इनफैक्ट अगर आप 124A देखते हैं और 121A देखते हैं, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में कवर करती हूँ, ये जो था ये 1870 में इंट्रोड्यूस किया जाता था। और इसका बैकग्राउंड ये था कि एक मूवमेंट थी जिसको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया था, और उनको लगा था क्योंकि उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस किया है, इसका डेफिनेटली एक बैकलैश होगा। उस बैकलैश को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये सेक्शन जो था सेक्शन 124A उसको इंक्लूड किया गया था अमेंडमेंट की तरफ, एंड ये 1870 में आया था। एंड उसके बाद से जो ये 124A जो है इस एडिशन का सेक्शन है, ये ब्रिटिश राज ने टाइम एंड अगेन जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है उनको सप्रेस करने के लिए या उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। मैं इसके बाद दूसरा सेक्शन जो है सेक्शन 121 वो डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब भी सेक्शन 124A को की बात करते हैं, हम उसके साथ में जनरली सेक्शन 121, सेक्शन 121A और इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शंस को भी हम ये इन्वोक करते हैं जो स्टेट अथॉरिटीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शंस तभी आते हैं अगर आप कोई ऐसा मीडियम लेते हैं जिसमें जो इंटरनेट के थ्रू हो। सपोज आप फेसबुक में कोई पोस्ट करते हैं, कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, तब ऑफ कोर्स आपका इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट भी अट्रैक्ट होता है। बट अदरवाइज अगर आपका ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरनेट का, उसमें कोई दूर दूर तक कोई उसमें कोई नेक्सस नहीं है, तो वो आईपीसी के ये लेट अलोन सेक्शंस को ही यूज किया जाता है। सो सेक्शन 121 जो है, इट्स वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज अ वॉर। इसमें मैं डायरेक्टली इलस्ट्रेशन में आती हूँ, जिसमें ये कहा जाता है कि ए जॉइंस इन इंसरक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए हैज कमिटेड ऑफेंस। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे आप एक अटेम्प्ट कर रहे हैं वॉर को वेज करने का, या उसको सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप सेक्शन 121 के अंडर पेनलाइज हो सकते हैं। एंड फिर एक सेक्शन 121A है। सो सेक्शन 121 जो है, इट्स एन एक्शन। अगर जब तक आपने ये एक्शन नहीं किया है तब तक ये सेक्शन 121 अट्रैक्ट नहीं होता। बट अगर हम सेक्शन 121A की बात करते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी है। सो मूवमेंट आपकी एक इंटेंशन है, अगर चाहे उसमें एक्शन है, वो जो इंटेंशन है वो एक्शन में ट्रांसलेट हुई या नहीं हुई, तब भी सेक्शन 121A जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपकी एक कॉन्स्पिरेसी है और वो कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशन जो है समहाउ किसी भी तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके बाद मैं सेक्शन आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहूंगी। जहाँ तक हमारे सेक्शन 124A है, 121 है या 121A है, ये जो तीनों सेक्शंस जो हैं, ये आपको एक किसी वन वे और दी अदर आपको प्रोहिबिट कर रहे हैं, आपके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बट आर्टिकल 19 अगर हम देखते हैं, आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, एंड वो बोलता है कि जो जितने भी भारत के सिटीजन्स हैं, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑल्दो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये अगर आप आर्टिकल 19(2) में जाते हैं, उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। एंड अगर आप इसको, जो मैंने स्लाइड अभी जो शेयर करी है, आप इसमें 2 में अगर आप जाते हैं, इसका जो बोल्ड पार्ट्स है वो मैं पढ़ूंगी।
It says that in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement of any offense. So अगर आपकी कोई भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, अगर वो इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी के खिलाफ जाती है या किसी तरीके से पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी के को किसी तरीके से अफेक्ट करती है, तो जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानी जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं या सरकार के मेजर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार के एक्शन या इनएक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं, वो एक रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप कोई पब्लिक ऑर्डर को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, और आप एक मोरालिटी और एक कायदे से के विद इन है, उसके एम्बिट के अंदर है। मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग जो है फिलहाल के लिए स्टॉप करी, बिकॉज मैं दोबारा अपनी डिस्कशन में वापस जाना चाहूंगी। जैसे मैंने ये तीनों सेक्शंस पढ़े हैं और साथ में एक आर्टिकल 19 भी पढ़ा है जो हमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले जो है सेडिशन जो है प्री इंडिपेंडेंस में जो उसकी क्या हिस्ट्री रही थी, एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में उसकी क्या हिस्ट्री रही है और आज के डेट में उसका क्या रेलेवेंस है। अगर हम इसकी प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये जब आया था, ये 1870 में आया था और एक मूवमेंट थी, वहाबी मूवमेंट, उसको सप्रेस करने की, उसकी सप्रेशन में जो बैकलैश का जो एंटिसिपेशन था उसको अवॉइड करने के लिए आया था। एंड जो इसका पहला केस था वो कैलकाटा हाई कोर्ट में था 1891 में, एंड ये जो केस का टाइटल है वो है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र बोस। इस केस में जो है जोगेंद्र बोस जो थे, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उसमें एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को काफी क्रिटिसाइज किया गया था और बोला था ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ये एक तरह से फोर्स्ड यूरोपनाइजेशन है, इंडिया पे ये फोर्सफुली आप इम्पोज कर रहे हो और आप जो हिंदू जो हैं उसको क्वेश्चन कर रहे हो और आप ये मान के चल रहे हो कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो अपना देखभाल खुद नहीं कर सकते और वो अपनी सेल्फ गवर्नेंस के काबिल नहीं है। इस चीज को लेके जो था सेडिशन के चार्जेस उन पे लगे थे और जब जो चीफ जस्टिस विलियम थे उन्होंने उनको क्वेश्चन किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो मेरा आर्टिकल जो मैंने पब्लिश करा है वो किसी तरीके से डिसअफेक्शन नहीं दिखाता। तो उनका जो रिस्पॉन्स था, अगर ये डिसअफेक्शन नहीं दिखाता ये अफेक्शन भी नहीं दिखाता। तो अगर आपका कोई भी ऐसा एक्ट जो है जो गवर्नमेंट की तरफ अफेक्शन ना दिखाए या किसी तरीके से वो डिसलाइक दिखाए या हेटरेट दिखाए तो एक तरह से वो डिसलॉयल्टी है एंड देयरफॉर आप सेडिशन जो है उसके आप सेडिशन जो है आप गिल्टी हो और आप पे सेडिशन के चार्जेस लग सकते हैं। पर जहाँ तक ये केस की बात है, ये जो केस था अल्टीमेटली ड्रॉप हो गया था एंड उसके बाद से अगर हम देखें तो टाइम एंड अगेन जो ब्रिटिश राज सिस्टम था उन्होंने ये जो सेडिशन का जो पर्टिकुलर सेक्शन है 124A along with 121 and 121A टाइम एंड अगेन उसको यूज किया गया था, इनफैक्ट मिस यूज किया गया था और जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी उसको काफी सप्रेस किया गया था। फ्रीडम फाइटर्स को काफी उनको हर बार किसी छोटी से छोटे मुद्दों पे उनको जेल में डाला गया था। एंड जो दो बहुत फेमस केसेस हैं, पहला जो है वो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के हैं एंड इस केस में 1922 में महात्मा गांधी जी ने देयर वर 3 आर्टिकल जो पब्लिश किए गए थे यंग इंडियंस के लिए एंड उसके बेसिस में उनके अगेंस्ट एडिशन को इन्वोक किया था एंड देयर वर दिस वेरी फेमस ट्रायल ऑफ बाल गंगाधर तिलक। और I've just got the message that audio is still not working. क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? Can someone confirm कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। सो बाल गंगाधर तिलक का जो सेडिशन ट्रायल है वो काफी फेमस है और वो दिखाता है किस तरीके से ऐसे जो सेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट को किसी सरकार को पूरा डिस्क्रिशन देते हैं उसको टाइम एंड अगेन उसको मिसयूज किया जाता है और जो वॉइस ऑफ डिसेंट जिसे कहते हैं उसको सप्रेस किया जाता है। ये तो है प्री इंडिपेंडेंस, लेकिन जब भारत को आजादी मिल गई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस तो ये बात की गई थी कि अब ऐसे सेक्शन का, क्योंकि अब तो हमारी अपनी सरकार है जो लोगों के मैंडेट पे चुनी गई है, तो इस टाइम पे इस मूवमेंट में ऐसे सेक्शन का क्या यूज है जो एक काफी ड्रैकोनियन सेक्शन है
इनफैक्ट जो हमारे उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था ये जो सेक्शन है ये एब्नॉक्शियस सेक्शन है एंड वी शुड गेट रिड ऑफ दिस सेक्शन एज सून एज पॉसिबल। हाउएवर इसके बारे में तब भी कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट अभी भी जैसे हमें मालूम है, आज की डेट में ये सेक्शन जो है और ये लीगल है और उसको हर बार बार इसको यूज किया जाता है। एंड 2018 में एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पे बोला गया था कि इस सेक्शन को रिपील कर देना चाहिए। एंड 2019 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INHC है, उनका इनफैक्ट मैनिफेस्टो था जहाँ पे बोला गया था कि इस सेक्शन को, सेडिशन को हम अबॉलिश कर देंगे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर जहाँ तक हम INC के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, उसी से पहले 2004 से 2014 तक उन्हीं की सरकार थी, लेकिन उन्होंने कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया था इसको अबॉलिश करने का। बट 2019 में हाँ उनका मैनिफेस्टो में था, बट उसके बाद उनकी सरकार नहीं बनी, तो फिलहाल ये सेक्शन अभी भी है। अब हम रुक करते हैं कि जजमेंट्स क्या हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा जो कोर्ट्स है, इंडियन कोर्ट्स है, उनका क्या आउटलुक है इस सेक्शन को लेके। सो 1951 में सबसे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो था, उन्होंने बोला था ये जो सेक्शन 124A है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सिमिलर लाइंस में एक जजमेंट दी थी 1959 में, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको पूरी तरीके से चैलेंज करता है और इसलिए इसको रिपील कर देना चाहिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको सेट असाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस ऑब्जर्वेशन को टोटली सेट असाइड तो नहीं किया, बट काफी हद तक इस सेक्शन को डाइल्यूट कर दिया था। सो जो पोजीशन जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो अपॉइंट करी थी, वो ये थी कि ये जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ मेयर रिप्रेजेंटेशन, किसी वर्ड या किसी रिटन वर्ड के बेसिस में इसको अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, अनलेस इसके कारण कोई हेट्रेड हो और उसके कारण कोई ऐसा आउटवर्ड एक इंसिडेंट हो, पब्लिक कोई वायलेंस हो, कोई पब्लिक डिसऑर्डर हो। सो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक स्पीच दी गई थी या उस स्पीच में काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए गए थे, ऐसे केसेस में सेडिशन को नहीं अट्रैक्ट किया जा सकता। और उसी लाइंस में अगर हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो बाकी जजमेंट्स आई थी, एक 1962 में आई थी और ये काफी फेमस जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू सेडिशन, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज कोई एक ऐसा तेज नारा दे रहा है और काफी उसमें जो है काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए गए हैं, सिर्फ उस बेसिस में सेडिशन को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस उसके लाइंड अप कोई ऐसा एक्शन हो जैसे पब्लिक डिसऑर्डर हो, कोई वायलेंस हो। सो आप उस इंसिडेंट को आइसोलेशन में नहीं दे सकते, आपको उसका रेपरकशन भी देखना पड़ेगा। उसके बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी जजमेंट थी, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इनफैक्ट अगर हम इस केस में देखते हैं, इस केस में जो एक्यूज थे उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद और राज करेगा खालिस्तान ऐसे नारे लगाए थे एंड पोस्ट इंदिरा गांधी जी असैसिनेशन। एंड इन नारों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑल्दो इसमें एक टेंडेंसी है जिससे पब्लिक ऑर्डर को या मोरालिटी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, लेकिन ये जो था वो पब्लिक रिस्पॉन्स जो इन्वोक नहीं कर पाए। सो पब्लिक ने इन नारों पे एक्ट नहीं किया था, दे नेवर रिस्पोंडेड टू इट एंड देयरफॉर उन्होंने बोला इसमें सेडिशन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। सो अगर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अभी तक लास्ट 3 to 4 years अगर हम देखते हैं एक अप्रोच रहा था जिसमें सेडिशन को उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने परसीव किया था। उन्होंने कहा था कि सेडिशन जो है सिर्फ एक मेयर एक्ट नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और अगर आपने जो बोला है, ये जो वर्ड्स हैं ये काफी फिरोशियस वर्ड हैं और आपका जो बोलने में आपने जो वर्ड्स करे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, सिर्फ इतना काफी नहीं है, देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। और वो जो रिएक्शन है वो तभी रिएक्शन सेडिशन का माना जाएगा अगर वो एक पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करता है या उसको अनस्टेबलाइज करता है। एंड एक लेटेस्ट जजमेंट है 2015 की जिसमें संकार मराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें इस वाली जजमेंट में खैर काफी ज्यादा सिविरिटी तो नहीं इन्वॉल्व थी। इसमें जो एक कार्टूनिस्ट थे उनके कुछ कार्टून्स थे और वो जो कार्टून्स थे, जो प्रोसिक्यूशन का केस था, ये जो कार्टून्स हैं
इसमें कहीं भी वो विट और ह्यूमर नहीं है। ये जो कार्टून है ये काफी इंडिजीनियस है और ये पूरा डिस्डेनफुल है और ये सरकार को आउट एंड आउट अटैक करते हैं। और ये जो इसका जो बैकड्रॉप है ये जो है वो जो ये एक्यूज थे इसमें जो कार्टूनिस्ट थे वो ये बोलते हैं कि वो एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट है और वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। और ये जो उन्होंने कार्टून बनाए थे ये करप्शन के बेसिस में थे और वो अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट के सपोर्ट में बनाए गए थे। बट इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही देखा कि अगर ये जो कार्टून है अगर ये विट को भी और ह्यूमर को भी अगर लैक करते हैं बट इन कार्टून के कारण कोई भी वॉयलेंस नहीं अट्रैक्ट होता तो भी ये सेडिशन में नहीं आएगा। एंड इनफैक्ट इस कोर्ट में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दी गई थी कि प्लीज इंश्योर कि जब भी आप सेडिशन जैसे चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं तो आप देखिए कि इसकी कुछ प्री कंडीशंस हैं। एंड पुलिस फोर्स को बोला गया था कि प्लीज इंश्योर ये प्री कंडीशंस मीट हो। आप टाइम एंड अगेन आंख बंद करके ये वाले सेक्शन को बार बार किसी के अगेंस्ट इन्वोक नहीं कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन प्री कंडीशंस। हाउएवर जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने समझा है उसके बाद में ज्यादा कुछ किया नहीं गया है। और अभी भी अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया काफी स्टेट्स जो हैं इस एडिशन को एक एज अ टूल यूज करती हैं टू सप्रेस द वॉइस ऑफ डिसेंट। एंड सिंस ये जो एक प्लेटफॉर्म है हम एक उसमें न्यूट्रल वॉइस मेंटेन करना चाहते हैं। सो आई डोंट वांट टू कॉल आउट एनीवन बट देन हमें भी मालूम है कि आज के डेट में बहुत सारी सरकारें हैं जो इन ये जो सेक्शन है उसको काफी ज्यादा ब्लेटेंट तरीके से यूज कर रही है। इसके बाद कुछ और भी ऐसे केसेस थे जहाँ पे काफी नोटेबल जो काफी फेमस हस्तियां थी जिनके अगेंस्ट भी ये सेडिशन को इन्वोक किया गया था, जैसे अरुंधति रॉय है या असीम त्रिवेदी है, वो भी कार्टूनिस्ट थे। इनफैक्ट एक इंसिडेंट था 2012 और 13 का जिसमें तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए थे। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके थे और इस केस में भी अगर देखें तो 23,000 सिटीजन्स के अगेंस्ट ये वाला सेडिशन का जो चार्ज था वो लगाया गया था और उसमें से 9,000 को अरेस्ट किया गया था। सो वन कैन सी कि ये किस तरीके से और किस हद तक इसको मिसयूज किया जाता है और ये मिसयूज हो भी रहा है। नाउ जो मेरा पार्ट है जिसमें मैंने बताया कि मैं पत्थलगड़ी मूवमेंट को डिस्कस करना चाहूंगी और जो मेरे साथी हैं वो सीए को डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी सेडिशन का आपको एक बैकग्राउंड दिया है, अब हम जाते हैं पत्थलगड़ी मूवमेंट में कि उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसको समझने के लिए मैं दोबारा शेयर स्क्रीन करूंगी और आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी। जहाँ तक पत्थलगड़ी मूवमेंट का है तो अगर आप ये झारखंड का मैप देखते हैं इसमें ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खुंती, गुमला, सिमदेगा, वेस्ट सिंहभूम। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो था ये पत्थलगड़ी मूवमेंट था ये काफी रेंज में फॉलो हुआ था। इनफैक्ट खुंती में आज की डेट में भी पत्थलगड़ी मूवमेंट जो है फेड अवे नहीं हुआ है और काफी हद तक अभी भी ये काफी डोमिनेंट है। अब हम आते हैं कि पत्थलगड़ी है क्या। पत्थलगड़ी अगर आप दूसरा ये स्क्रीन देखते हैं, पत्थलगड़ी एक तरीका है, एक उनकी ट्राइबल्स की प्रैक्टिस है जहाँ पे ये कार्व जो इंग्रेव स्टोन्स है ये उसको इरेक्ट करते हैं। इसका मैं थोड़ा एक और बैकड्रॉप देना चाहूंगी। जहाँ तक झारखंड की बात है उनके जो 26% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है और ये जो ट्राइबल है ये 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है। 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है और इनफैक्ट वो बोलता है कि इनके जो अपना जो कल्चर है, जो उनके अपने ट्रेडिशन है उसको हमें प्रिजर्व करना है। सो ऐसे केस में जो वहाँ की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो है या इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है उनका एक मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए और यही हमारे संविधान भी जो है वो प्रोवाइड करता है। और अगर आप ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं इसमें कम से कम 200 विलेजेस हैं जो आती हैं एंड इन 200 विलेजेस में पत्थलगड़ी जो है काफी हद तक इसको फॉलो किया जाता है। एंड पत्थलगड़ी की जो प्रैक्टिस है वो काफी पुरानी प्रैक्टिस है, वो कोई आज की प्रैक्टिस नहीं है और ये प्रैक्टिस जो है प्रोटेस्ट के लिए नहीं है। ये जो प्रैक्टिस है स्पेशली अगर ये जो उनका मुंडा ट्राइब जो हम देखते हैं, मुंडा ट्राइबल में एक प्रैक्टिस थी जहाँ पे जब भी किसी का बर्थ होता है या किसी की डेथ होती है वो एक इंग्रेव स्टोन जो है उसे इरेक्ट करते हैं जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देते हैं
उसके अलावा वो जो ग्रेव स्टोन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सेरेमनीज में भी इरेक्ट करते हैं। तो ये इनकी अपनी प्रैक्टिस है जो उनके एंसेस्टर्स से आई है। हालांकि ये जो पूरी जो प्रैक्टिस थी इसको एक अलग रूप दिया गया था, और ये जो रूप था वो तब दिया गया था जब पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 आया था। उस पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अगर हम एक और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सो ये जो है एक ग्रीन कलर का स्लेटी इंग्रेव स्टोन होता है, और ये जो है ये हर एक विलेज जो है उसके बाहर लगाया जाता है, हर एक हेमलेट के बाहर लगाया जाता है, और मोस्टली उसकी एंट्री पॉइंट में लगाया जाता है। तो जब ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया आया था, सो 2 सिविल सर्वेंट्स थे, उसमें से जो एक था आईपीएस ऑफिसर था, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो आदिवासी हैं उनको उनके राइट के बारे में बताया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। तो उन्होंने पत्थलगड़ी का सहारा लिया था, और उन्होंने क्या किया, ये जो पत्थलगड़ी है उसी में 5th जो हमारा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये जो एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसके बाद मैं इसको पंचायत एक्ट बोलना चाहूंगी थोड़ा छोटा रखने के लिए। तो ये जो पंचायत एक्ट है इसके कुछ प्रोविजंस को लिखा गया था। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो मैंने यहाँ पे इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को रखा है, तो आप देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है बाय आर्टिकल 13(3)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, custom or tradition is force of law, that is power of constitution. Article 19(5) prohibition is imposed on entry of outsider or non-custom individual to freely roam, reside, stay or settle in 5th schedule district of area. And by the Constitution of India, Article 19(6), prohibition is laid on to carry to trade, business or seek employment in this area under 5th schedule area or district according to Article 2441 Part B by Para 5(1), no general law of center or state is applicable. बेसिकली वो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कस्टम और हमारे ट्रेडिशन को फोर्स ऑफ लॉ मानता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है। उसके अलावा ये भी कहता है कि जो आउटसाइडर्स है उनकी एंट्री नहीं है। एंड तीसरा वो ये कहना चाहता है कि जो भी ट्रेड और ऑक्यूपेशन है वो बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं वो हमारे जो एरिया है, जो हमारा डिमार्केटेड एरिया है, वो वहाँ पे ये सब कैरी ऑन नहीं कर सकते। एंड वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी जनरल लॉ है और ये जो स्टेट लॉ है ये हमारे यहाँ पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे विलेज में, हमारे ग्राम सभा में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम देखें, अगर हमें से काफी जो है या तो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो हमें मालूम है कि ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है काफी फार रीचिंग है और थोड़ा सा एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन भी है। बट ये किसी भी तरीके से और किसी भी हद से सेडिशन नहीं माना जा सकता। सो अगर हम देखते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा जंगल है, और हमारे जंगल में हमारा राइट है। तो अगर आप बाहर के लोग हैं, जो आप आउटसाइडर्स हैं, प्लीज यहाँ पे ना आए, आप हमारी पीस को डिस्टर्ब ना करें और हमें रहने दें। और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, हम जैसे ही हम खुश हैं। और ये जो है इनको हमारा संविधान भी प्रोटेक्ट करता है। एंड इसलिए 5th शेड्यूल में माना जाता है कि आप जितना कम हो सके हमें उनका, ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितना कम हो सके उसे इंटरफेयर करें। एंड उसके अलावा जो इनकी सेल्फ ऑटोनॉमी है उसको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि हर एक की जो, अगर आप देखते हैं हर एक विलेज में, हर एक हैमलेट में ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसको वो फॉलो करते हैं। उन सिस्टम में उनके अपने लोकल लीडर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, और एक लॉ ऑफ द लैंड है जिसको फॉलो करते हैं। सो एज एन आउटसाइडर आप ये सब चीजें उन पे ना इम्पोज करें। सो बेसिकली वो एक सॉवरेनिटी मांग रहे हैं। इसके आगे अगर हम देखते हैं दूसरा, जिसपे मैं थोड़ी देर में आऊंगी, जैसे मैंने आपको एक बैकड्रॉप दिया था कि ये जो पत्थलगड़ी है एक पुराना ट्रेडिशनल फॉर्म है उनका, ये जो उनके एंसेस्टर्स से आया था। उस पत्थलगड़ी को जो वहाँ के जो कुछ एक्टिविस्ट थे उन्होंने यूज करना चाहा आदिवासी को एजुकेट करने के लिए कि ये आपके हक हैं और ये आपके राइट हैं। इस पत्थलगड़ी मूवमेंट ने थोड़ा सा एक अलग फॉर्म भी लिया था, और उसका बैकग्राउंड ये है कि 2 एक्ट्स हैं इस एक्ट को। एक है ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जो नॉर्थ और साउथ छोटा नागपुर में और पालामू डिवीजन में इनेक्टेड है। और एक दूसरा एक्ट है संथल परगनास एक्ट, जो ईस्टर्न झारखंड के कुछ पार्ट्स में एप्लीकेबल है।
ये जो दोनों एक्ट्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो भी ये ट्राइबल लैंड है ये किसी नॉन ट्राइबल को ना मिले, पहला। दूसरा, ये इंश्योर करते हैं कि ये जो ट्राइबल लैंड है, क्योंकि अगर किसी नॉन ट्राइबल को नहीं मिलेगी तो ये किसी कमर्शियल पर्पज से यूज नहीं होगी, ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे कोई भी क्लेम कर सकती है। बट 2016 में जो भी उस टाइम की जो सरकार थी, उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस पास करे थे और 2 अमेंडमेंट्स पास करी थी, और उन अमेंडमेंट के बेसिस में जो ये जो नॉन ट्राइबल का जो ट्रांसफर था उसको एक तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था। सो बेसिकली ये था कि जो भी ये ट्राइबल लैंड है ये नॉन ट्राइबल के पास भी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार चाहे तो ये उसको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकती है या डेवलपमेंट के नाम पे उसको ले सकती है। इसका जो जहाँ तक ये जो अमेंडमेंट है, ये जो ऑर्डिनेंस है, इसकी काफी आलोचना की गई थी, और जो उस टाइम की जो अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा या जो कांग्रेस है और ऐसी और भी बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, इन्होंने उनको इस ऑर्डिनेंस को काफी ज्यादा अपोज किया था एंड अल्टीमेटली इसको विड्रॉ करना पड़ा। बट उसके बाद 2017 में मॉनसून सेशन में एक और ऑर्डिनेंस है जिसको पास करवाया गया था, एंड उसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 बिल। जहाँ तक ये अभी भी बिल फॉर्म में है, ये अभी तक इनेक्ट नहीं हुआ है। तो अब हम दोबारा अपने पुराने अमेंडमेंट्स में आते हैं। ये जो 2 ऑर्डिनेंस हैं जिसको काफी अपोज किया गया था, अगर आप देखें 2016 में आए थे, मई 2016 में, और इसको अगस्त 2017 में विड्रॉ किया गया था। तो इस पूरे 1 साल के स्पैन में काफी अनरेस्ट फैल चुका था। जो वहाँ के जो इंडिजीनियस ट्राइब्स थी, जो जो आदिवासी थे, वो ऑलरेडी सरकार को लेके पहले भी उनका जो रवैया था थोड़ा एक रिजेंटमेंट था। उनको लगता था कि सरकार उनको मदद नहीं कर रही है। उससे पहले भी उनको लगता था कि सरकार जो है उनकी उनकी जो जंगल है और उनका जो लैंड है उसको लिए जा रही है। और इस ऑर्डिनेंस के बाद तो ये जो अनरेस्ट था और ये जो डिस्ट्रस्ट था ये काफी ज्यादा फैल चुका था। और इस 1 साल में काफी ऐसी मूवमेंट हुई जिसको पत्थलगड़ी का एक अलग टर्न दे दिया गया था। इसके लिए मैं दूसरी स्लाइड में जाऊंगी जो अभी आपके सामने है। अगर आप देखते हैं ये जो पत्थलगड़ी का जो मूवमेंट था उसको जो दूसरा फॉर्म दिया था वो बोला था कि जल जंगल जमीन। तो आदिवासी ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो जल है और यहाँ का जो जंगल है और यहाँ का जो जमीन है ये हमारा है और आप किसी तरीके से इसे नहीं ले सकते। इसमें मैंने जो पत्थलगड़ी जो मैंने पहले आपको दिखाए थे, ये जो इंग्रेव स्टोन्स थे, इसमें इस तरीके की कार्विंग थी जो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिसको मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। इनको मैं आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू टू शो ये जो कार्विंग्स है इसका क्या मतलब है। क्या ये वाकई ऐसी है जिससे सेडिशन जो है इन्वोक कर सकते हैं या सेडिशन को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक इनॉक्यूअस स्टेटमेंट्स हैं जो वहाँ पे लोकल लोग अपनी अपनी सहानुभूति के लिए, एक मॉरल एनकरेजमेंट के लिए उसे यूज करते हैं। आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। पहला है, वी आर द रियल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री। जल जंगल जमीन इज ours and no one can take them away. No one can take them away from us. तो बोल रहे हैं जो यहाँ का जंगल है, जमीन है, ये हमारा है और कोई भी बाहर का जो इंसान है वो उससे हमसे नहीं ले सकता। दूसरी ऐसी एक और इंग्रेविंग है जो बोलती है, आदिवासीज हैव द राइट ओवर द लैंड दे लिव इन। आदिवासीज आर द ओनर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वोटर आईडीज एंड आधार कार्ड एंड एंटी आदिवासी डॉक्यूमेंट। वो ये बोलना चाह रहे हैं आपका आधार कार्ड, आपका जो वोटर आईडी है वो हमें नहीं चाहिए। हमारी आइडेंटिफिकेशन आपका आधार कार्ड और ये आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारे हमारा जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो हमारी लोकल कम्युनिटी है जहाँ से हम सालों साल रहते आ रहे हैं, और जो यहाँ की जमीन है वो हमारी है, उस पर हमारा ही हक है, और ये जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी हमारे हैं। जो तीसरा है वो ये बोलता है, वी आर द भारत सरकार। We do not recognize the central or state government or the president, prime minister or governor. A Gram Sabha is the real constitutional body. We will not allow anyone to enter our area without our permission. We will not be exploited anymore. वो बोलना चाहते हैं कि हम और एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारे मिनरल्स, हमारे नेचुरल रिसोर्स, उसको आप हमारे हमारे परमिशन के बिना नहीं यूज कर सकते। और अगर आप किसी तरीके से भी हमारे पास आना चाहते हैं, हमारे को अप्रोच करना चाहते हैं, तो हमारी अपनी ग्राम सभा है, हमारी गवर्निंग बॉडी है, आप उनको अप्रोच कीजिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते और आप डायरेक्टली ऐसे रूल्स और ऑर्डिनेंस और एक्ट पास नहीं कर सकते, और ये जो रूल्स और ऑर्डिनेंस है ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज देखते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे इस प्रोफेशन में भी काफी टाइम हो गया है,
एंड व्हाट आई फील इज दैट ये जो लैंग्वेज जो यूज करी है वो किसी तरीके से भी सजेशन में नहीं आती है, वो किसी तरीके से भी मोरली किसी तरीके से डिसरप्टेड नहीं है, ना वो किसी को चैलेंज कर रहे हैं, ना किसी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना राइट इन्फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी वॉयलेंस को एक्साइट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला जा रहा आप हथियार लेके इसको मार दो और उसको मार दो और यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे वो कर दो, और ना ही ये कोई एक हेट्रेड स्पीच है। अगर आप देखते हैं तो वो सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि हमारी जो ऑटोनॉमी है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, हमारी सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, और ये जो डिमार्केटेड एरिया है हमारा, ये जो हमारे जंगल है, हमारे गांव हैं, इनको प्लीज आप छोड़ दें, आप इसमें ना एंटर करें, चाहे आप इसमें डेवलपमेंट के नाम पे आना चाहें या किसी नाम पे आना चाहें, आप हमें छोड़ दें। इसके बाद ये जो है ये पत्थलगड़ी मूवमेंट का ये मेन बैकड्रॉप है। इसके बाद जब इसकी जो पूरी प्रोमिनेंस जब हुई, जब ये इस लेवल पे इस तरीके के पत्थलगड़ी, इस तरीके के जो पत्थलगड़ी थी हर तरीके से स्प्रेड होने लग गई, समहाउ जो उस टाइम की सरकार थी उनको लगा कि शायद मामला हमारे हाथ से जा सकता है, एंड उनको रोकने के लिए एक टाइम पीरियड था जब ये अपनी पीक में थी, एंड वो जो टाइम पीरियड था वो जून 2017 से जुलाई 2018 का था। इस टाइम में कम से कम 75 एफआईआर हुई हैं, एंड इन 75 एफआईआर में कम से कम 10,000 लोग हैं जिनके अगेंस्ट ये एफआईआर हुई है। इनफैक्ट जहाँ तक जो मुझे पता लगा है, ये जो एफआईआर होती है वो इस तरीके से होती है कि जो वहाँ के चीफ हैं या जो वहाँ के जो सबसे जो लीडर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके नाम लिया जाता है, और प्लस वो बोलते हैं प्लस 2000 अननोन। अब ये जो 2000 अननोन लोग हैं उसके बेसिस में जो वहाँ की पैरामिलिट्री है या जो पुलिस है, टाइम एंड अगेन उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, और इसके बेसिस में 2000 अननोन तो उस गांव का कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी तरीके से भी किसी को थोड़ा हरास करना है, कुछ भी करना है, तो आप उस 2000 अननोन की कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं और उनको जेल में डाल सकते हैं। एंड इसी के चलते जो था काफी बवाल भी हुआ था, और इसको थोड़ी काफी मीडिया कवरेज भी मिली थी। हालांकि जो इसको मीडिया कवरेज थी वो दोनों तरफ से थी, पॉजिटिव मीडिया कवरेज भी थी, नेगेटिव मीडिया कवरेज भी थी, और ये जो मीडिया कवरेज थी काफी शॉर्ट लिव थी। इसलिए अगर हम देखते हैं कि पूरे देश में जो इसको रिस्पांस मिलना चाहिए था उसको वो रिस्पांस नहीं मिला। वो 2 या 3 दिन की एक मीडिया कवरेज थी और 2 दिन में वो खत्म भी हो गई, जबकि ये जो पूरा सिलसिला था, ये पूरा सिलसिला जो है 1 से 2 साल तक चला था, और इनफैक्ट ये अभी भी चल रहा है। एंड अभी भी ये जो केसेस है, ऑनगोइंग केसेस है, जिसमें फिलहाल वैसे कुछ नहीं हो रहा है, बट कई लोग जो जिनको ऑलरेडी पकड़ा गया है वो जेल में हैं और उनको पता भी नहीं वहाँ पे ट्रायल भी हो रहा है नहीं हो रहा है, या चार्जेस भी अभी तक फ्रेम हुए नहीं हुए। They are simply languishing behind the bars and nothing really is happening. इसमें एक पर्टिकुलर केस है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। इस केस में 4 लोग, जो 4 एक्यूज थे, उसके अगेंस्ट सेडिशन हुआ था, एंड वो जो 4 लोग थे वो झारखंड में थे भी नहीं, वो आदिवासी कम्युनिटी से ही थे, लेकिन वो झारखंड स्टेट में नहीं थे। एंड उसमें बोला गया था कि उन्होंने फेसबुक में कुछ पोस्ट शेयर करे थे, एंड उस पोस्ट के बेसिस में उनके अगेंस्ट सेडिशन जो था 124A, 121, 121A अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट को जो उनके अगेंस्ट चार्जेस करे गए थे। अगर हम ये देखते हैं तो उसमें ये बोला गया था कि आप जो हैं आप गिल्टी है सेडिशन के, एंड इसको चैलेंज करते हुए ये जो 4 एक्यूज थे ये झारखंड हाईकोर्ट भी गए, एंड झारखंड हाईकोर्ट की एक जजमेंट जो है 2019 की जजमेंट है। झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो है जस्टिस मुखोपाध्याय है उसमें, उन्होंने बोला ये क्वेश्चन का केस नहीं है क्योंकि प्रेमा फेसाई ये केस बनता है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन करने के लिए मना कर दिया। जहाँ तक मैंने देखा उस जजमेंट में काफी डिटेल डिस्कशन हुई है कि सेडिशन क्या है, पत्थलगड़ी क्या है, और बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं उसको भी डिस्कस किया गया है। एंड व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि जहाँ पे उन्होंने सेडिशन की बात करी है वो नेक्सस नहीं बता पाए कि ये जो सेडिशन है और ये जो वायलेंस है उसका क्या नेक्सस है, क्योंकि जैसे हमने अभी जो हमने कुछ केस लॉज डिस्कस किए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज थे, उसमें हमने देखा था कि टाइम एंड अगेन एक पोजीशन को मेंटेन किया गया है कि मेयर स्लोगनरिंग या जो है या मेयर यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और स्ट्रॉन्ग स्पीचेस, ये जो है ये सेडिशन में नहीं आएगा। सो नो मैटर हाउ ferocious योर वर्ड्स आर, या वो कितना ही एक्साइट करने वाले हों, बट जब तक वो किसी ऐसे एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होते, वो जो है वो सेडिशन में नहीं आएगा।
इस केस में जो प्रोसिक्यूशन का केस था वो ये था कि 26 जून 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में उनके हिसाब से जो वहाँ के सिटिंग एमपी थे, उनके जो सिक्योरिटी पर्सोनल थे, उनको आदिवासियों ने अबडक्ट कर लिया था। और उनके अबडक्शन के बाद जब पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे गए, उन्होंने काफी आदिवासी को काफी कन्विंस किया, लेकिन वो नहीं माने। और उनके हिसाब से ये जो अबडक्शन था ये रिटेलिएशन था, क्योंकि उस इंसिडेंट से पहले एक असेंबली थी घाघरा में, वहां पे उसको पुलिस वालों ने डिस्टर्ब करा था। तो उसके रिटेलिएशन में उन्होंने जो वहां के सिटिंग एमपी थे, उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स को अबडक्ट कर लिया था। अब ये जो इंसिडेंट अगर आप देखते हैं, ये इंसिडेंट जो है ये एक रिटेलिएशन का इंसिडेंट है, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन का खुद का केस है कि रिटेलिएशन में था। वेरेज जो फेसबुक के कुछ पोस्ट जिनको वो बात करते हैं, वो फेसबुक के जो पोस्ट है वो एक मेरली डिस्कशन था। खैर, ये अभी भी पूरा ये जो केस है अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा। बट आई जस्ट रीड आउट कि जो हाई कोर्ट है वो क्या कहती है इस बारे में। It says when the criticism leads to violence of hatred against the government, it would amount to offense under Section 124A IPC and would not be covered under Article 19(1). The Facebook post have already been referred to, and the intention to is quite visible regarding an act of sedition on the part of the petitioner. Spreading of Ram Sabha Bank throughout the country, raising before the UN for independence for some of the justifiable grounds for proceeding against the petitioner. Such seditious activity led to incitement of violence and attack on the police party. अगर आप देखते हैं, उन्होंने बोला कि आपने जो फेसबुक में जो ये डिस्कशंस जो थी वो एक सेडिशियस एक्ट है, क्योंकि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ग्राम सभा के बैंक से पूरे इंडिया में होने चाहिए, और आप साथ में ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप ये वाला जो मुद्दा है, अपनी सॉवरेनिटी का मुद्दा है, आप यूनाइटेड नेशन में उठाएंगे। एक तरह से ये एक हेट्रेड स्पीच है। हालांकि ये पूरी ऑब्जर्वेशन में किसी तरीके से ये जो वायलेंस था, ये जो इंसिडेंट था, जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था उसका, और ये फेसबुक पोस्ट का जो नेक्सस था वो किसी तरीके से स्टेब्लिश नहीं किया गया। ऑल्सो समवेयर ये भी देखा जाए कि अगर ये जो आदिवासी हैं, इनमें से मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता ये फेसबुक को एक्सेस भी कर सकते हैं। ये अपनी काफी रूडिमेंट्री जिंदगी जीना चाह रहे हैं और उसी पे ये एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। तो ये जो फेसबुक पोस्ट था किस तरीके से इनके पास आया भी, इनको रीच किया और फिर इनको इन्फ्लुएंस किया कि ये जो है कि दे गो अहेड एंड दे एक्ट ऑन इट, ये भी कई तरीके से क्वेश्चनेबल है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, प्रोसिक्यूशन का खुद का केस था जहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो एक्शन था वो रिटेलिएशन में था, एंड कहीं भी एक तरह से उसका जो फेसबुक पोस्ट था उसका इतना ये रिएक्शन था, कहीं भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और ये जो आज की डेट में जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी इशूड अ नोटिस। एंड इंटरेस्टिंगली देयर इज आल्सो यू टर्न नाउ। 2019 में लास्ट में या जैन 2020 में अब न्यूली इलेक्टेड सरकार है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड कोएलिशन गवर्नमेंट है, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि जो सेडिशन के सारे चार्जेस हैं ये सारे जो है विड्रॉ कर लिए जाएंगे। एंड इसके बेसिस में जो लास्ट टाइम ये जब हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने बोला भी था कि अगर आप ये ड्रॉप कर ही रहे हैं तो इसको एज अ विड्रॉल केस को पूरा विड्रॉ कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी ये पेंडिंग होने का कि हमें इंस्ट्रक्शन ली जानी चाहिए। तो अब ये जो केस है ये सेडिशन का है नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस पे ज्यादा जैसे हमने बोला हम नहीं बोल पाएंगे। बट अगर हम ये देखते हैं कि जैसे सरकार बदली तो ये जो पूरा सेडिशन का केस था जो 10,000 से ऊपर के लोगों में था, और सेडिशन के साथ उन्होंने और भी सारी जो धाराएं थी वो भी लगाई थी। अगर आप देखते हैं कि जो पेनलाइजेशन है, ये पेनलाइजेशन है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, कि आपकी पूरी जिंदगी के आपके कारावास हो सकता है। तो अगर ऐसी जो इतना अगर स्ट्रिंजेंट एक्शन है, इतने सीवियर एक्शन है, वो सरकार के बदलने से ही अगर ये ड्रॉप किए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है इट्स मेरली अ प्लॉय, ये एक टूल है जिसको टाइम एंड अगेन अब्यूज किया जा रहा है। एंड जैसे सरकार बदली समझ इसकी सीरियसनेस भी खत्म होगी, एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसको परस्यू नहीं करेंगे, हम इसको विड्रॉ करेंगे। एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ अभी तक फिलहाल इस पे कुछ हुआ नहीं है और ये केसेस अभी भी चल रहे हैं। बट ये जरूर हुआ है कि अब ये जो पूरी पत्थलगड़ी मूवमेंट है टाइम के साथ फेड हो चुकी है, एंड उसका फेड होने का कारण मेनली यही है कि जब आप 10% पूरी जो विलेज की पॉपुलेशन है उसके अगर आप 10% लोगों को
FIR में उनके अगेंस्ट FIR कर देते हैं या उनके अगेंस्ट जेल में डाल देते हैं। ये जो आपके जो मेन इन मूवमेंट के जो फेस है उनको जेल में डाल देते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो मूवमेंट्स हैं ये सप्रेस हो जाती हैं। और ये भी मूवमेंट में यही हुआ है कि पूरी मूवमेंट जो है मोर और लेस सप्रेस हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो एक्टिविस्ट थे, जो भी इसको लीड कर रहे थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया और साथ में और भी बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया, चाहे उनके अगेंस्ट कोई कुछ था या चाहे उनके एक्शन थे नहीं थे। तो ये तो पत्थलगड़ी का है। इसका मैं साथ में थोड़ा सा और बैकड्रॉप इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि लाइक आई सेड हम एक न्यूट्रल वॉइस मेंटेन करेंगे इस डिस्कशन में। मुझे ये भी जो मैंने अभी मेरा जो मोर और लेस जो सोर्स है वो मीडिया सोर्स ही है। सो कीपिंग दैट इन माइंड जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ उसका मैं इंडिविजुअली मेरा जो नॉलेज है वो मेरा इंडिविजुअल नॉलेज नहीं है। मेरा जो नॉलेज है मीडिया सोर्स के बेसिस में है। ये भी था कि इसके पत्थलगड़ी मूवमेंट में काफी सरकार में और जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, उनके काफी ज्यादा क्लैशेस भी हुए थे। और ये जो क्लैशेस थे ये काफी हद तक कुछ चीजों में वायलेंट भी हो चुके थे। अब ये जो वायलेंस है ये किसने करी, कैसे करी, ये जो वायलेंस है ये खुद भी एक प्लॉय है इस पूरी मूवमेंट को एक तरह से डिफेम करने का। ये हमें नहीं मालूम है और हमें शायद पता भी नहीं लगेगा। बट इसके साथ में जहाँ तक पत्थलगड़ी मूवमेंट है, फिलहाल मैं इसमें और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैं लास्ट में एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी टू शो व्हाट इट मीन्स कि जब आपको कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं होता और आप अपने जगह में रह रहे होते और आपके अगेंस्ट सेडिशन जैसा केस डल जाता है। एंड ये जो पोस्ट है ये जो है मैंने अभी एक जजमेंट झारखंड की बताई थी, वहां से कैप्चर किया है। इसमें वो ये बोलते हैं, वो कहते हैं मुझे तुम्हारा आधार कार्ड नहीं चाहिए, मेरी पहचान पत्थरगिरी है। सो इस ऐसे पोस्ट को लेके उन्होंने बोला है कि आप लोग जो है सेडिशन के गिल्टी हैं। आप लोग जो है एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे हैं और आप सॉवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे पोस्ट के बेसिस में उन्होंने बोला है कि आप लोग जो है वायलेंस का कारण है। ये जो लास्ट है इसका अगर आप देखते हैं, लास्ट में मैंने एस्ट्रिक में डाला है कि एक स्क्रोल का आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा था। एंड उसमें जिनका इंटरव्यू लिया गया था उन्होंने बोला था कि मैं बिरसा मुंडा हूँ, जो वहाँ के जो बहुत फेमस ट्राइबल लीडर रह चुके हैं। एंड उनका नाम जो है उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया फॉर द ऑब्वियस रीजंस। एंड ये 79 ईयर्स के हैं, इनको कुछ पता नहीं है सेडिशन क्या है। एंड उनसे बोला गया था कि आपको पता है कि आपके अगेंस्ट सेडिशन के चार्जेस हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, 1 साल पहले। एंड उन्होंने कहा कि जो हमारे विलेज के चीफ्स हैं उनके अगेंस्ट भी हैं। एंड उसके अलावा उन्होंने कहा शायद 2-3 और भी हैं बट मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि आपको पता है सेडिशन क्या है और क्या इसका मतलब क्या है? कहते नहीं, ना मुझे मालूम है, ना मुझे पता है इसका क्या मतलब है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको शायद इसका मतलब भी नहीं मालूम, जो दूर दूर तक शायद कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बहुत 10 चीजें हैं जो जानते भी नहीं है। उनके अगेंस्ट अगर स्टेट जो है इतनी फुल फोर्स से उनके अगेंस्ट जाती है एंड ऐसे इतने स्ट्रिंजेंट सेक्शंस को इन्वोक करती हैं जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसी पेनल्टी है। सो समहाउ हमें लगता है कि जो सेडिशन के जो पूरा सेक्शन है इसका काफी हद तक मिसयूज किया जा रहा है। एंड एटलीस्ट इन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के आने पे पूरा पूरा स्टैंड चेंज हो जाता है। आई थिंक टू माय ओपिनियन इट शुड बी रिपील्ड एंड इसका कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। थैंक यू। प्रेम, Thank you so you much, can, ma'am. right. Thanks, Sultan. Hello, is Sultan? Sultan, please continue. Okay, मेरा वीडियो नहीं आ रहा। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है आवाज। वीडियो आ रही है? हाँ, आप कंटिन्यू करो। Okay, good afternoon everyone.
मेरा जो टॉपिक है वो है मिस यूज ऑफ सेडिशन एंड अदर लॉज, जो सीए के प्रोटेस्टर्स है उनके खिलाफ जो यूज हुआ है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, उस ट्रायंगल अगर आप देख सकें तो उससे मैं शॉर्ट अगर क्लियर हो तो ये सुल्तान ट्रायंगल। वीडियो नहीं आ रही है। ओके, अच्छा ठीक है, एक मिनट। वीडियो तो यहाँ से जा रही है, आ रही है। आपने वहां से म्यूट किया हुआ होगा। नहीं, आई? आ रही है? सुल्तान नहीं आ रही है। आपने वहीं से म्यूट किया था। नहीं, सुल्तान चेक योर सेटिंग्स चेक करो। सेटिंग्स में मेरा दिखा रहा है, होस्ट से लिखा रहा है कि होस्ट से नहीं किया है वीडियो। रीज्वाइन करूं क्या? रीजॉइन कर। आ रही है? हेलो, आ रही है वीडियो? कोई नहीं देख पा रहा है।